हेलो एवरीवन। अभी तक हमने कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल की स्टडी की है। आज मैं उसके आगे ही चल रहा हूँ अगली केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है अगली केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल विद सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट। ठीक है, जो मेटल होते हैं वो अदर मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन शो करते हैं और उस रिएक्शंस को आपको पता है क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या कहते हैं भाई? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, सिंपल हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए पढ़ना है। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता है किस चीज के बेसिस पे काम करती है? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस पे वर्क करती है। ठीक है, रिएक्टिव सीरीज आपको याद होगा कि मोर एक्टिव एलिमेंट अपवर्ड होते हैं और डाउनवर्ड होते हैं लेस एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, तो एक बार देखते हैं। सबसे मोर एक्टिव जो कौन सा होता है? पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। थोड़ा बहुत हो सकता है हर बुक्स में अलग अलग रिएक्टिव सीरीज आपको मिले। एक जनरल रिएक्टिव सीरीज बताइए। इसका मतलब आपको समझ में आया कि डाउनवर्ड मतलब टॉप से बॉटम रिएक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक चीज समझ में आई कि जो मोर एक्टिव एलिमेंट है वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। वही बात हमें यहाँ पे समझनी। ठीक है, मैं इस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ एक जनरल इक्वेशन से। जैसे मान लो मेरे पास एक मेटल है। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करेगा? सॉल्यूशन ऑफ मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट के सॉल्यूशन के साथ। अब आपको याद यहाँ पे याद करना है जो मेटल होगा वो कैसा होगा? मोर रिएक्टिव होगा। ठीक है, मेटल सॉल्ट में जो मेटल है वो कैसा होगा? लेस रिएक्टिव है। ये कंडीशंस है, अगर कंडीशंस वर्क करती है तो ये रिएक्शंस फॉलो होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा है मोर एक्टिव मेटल जो है लेस एक्टिव मेटल जो सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो आगे क्या होगा? मेटल सॉल्ट बनेगा। किसका मेटल सॉल्ट बनेगा? जो मोर रिएक्टिव था, जो मोर रिएक्टिव है उसका तो मेटल सॉल्ट बनेगा। और प्लस मेटल सेपरेट आउट हो जाएगा। कौन सा मेटल सेपरेट आउट होगा? जो मेटल डिस्प्लेस हुआ है। डिस्प्लेस मेटल, तो डिस्प्लेस मेटल जो है वो क्या हो जाएगा? सेपरेट आउट हो जाएगा। ये सभी चीज, ये पूरी की पूरी रिएक्शंस आपको कैसे रिप्रेजेंट करेगी? यहां से यहां चलेंगे तो आपको पता चलेगा रिएक्शन का कलर चेंज होगा। मतलब रिएक्शन में नए नए सब्सटेंस जो बन रहे हैं उनका कलर डिफरेंट आएगा। अगर डिफरेंट कलर आता है तो आपको पता है वहां पे केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करते हैं। ठीक है, इसी चीज को प्रूव करने के लिए एक एग्जांपल हम पढ़ते हैं यहाँ पे। एग्जांपल क्या है? रिएक्शन ऑफ आयरन, Fe का मतलब आयरन, विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ आयरन मेटल की रिएक्शंस करवानी है। ठीक है, आयरन मेटल का मतलब Fe। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन एक्वस फॉर्म में। ठीक है, एक्वस है तो इसका मतलब आइंस फॉर्मेशन हो सकती है। अब यहाँ पे जो ये आयरन है इसका कलर कैसा होगा? ग्रे मेटेलिक। कैसा होगा? ग्रे मेटेलिक होगा। ठीक है, ग्रे मेटेलिक होगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है सॉल्यूशन में? ब्लू होता है। ठीक है, अगर आगे रिएक्शन होगा तो कलर चेंज होगा।
कलर चेंज होगा तो साथ में नया सब्सटेंस बनेगा। क्या बनेगा? मेटल का साल्ट जो मोर एक्टिव यहाँ पे कौन सा होगा? आयरन। तो इसी का सॉल्ट बनेगा FeSO4, ठीक है। और एक्वस फॉर्म में प्लस कौन सा मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा? कॉपर यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। समझ में आया? तो इसका कलर कैसे हो जाएगा? पेल ग्रीन कलर हो जाएगा, पेल ग्रीन। और कॉपर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कलर चेंज हुआ है, तो हम कह सकते हैं केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हुई है। समझ में आ गया? तो मैंने एक एग्जांपल आपको समझाया कि मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करेगा तो क्या होगा? मोर एक्टिव मेटल का सॉल्ट बनेगा, लेस एक्टिव मेटल डिस्प्लेस हो जाएगा, दैट इज मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आ गया? और एग्जाम्पल इस चीज को हम समझने के लिए और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है जो इसी चीज को प्रूव करेगा, रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर नाइट्रेट। सेकेंड एग्जाम्पल है रिएक्शन ऑफ कॉपर विथ सिल्वर AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी AgNO3 सॉल्यूशन के साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। तो आपको पता है कॉपर मेटल है और रिएक्टिव स्टेज में कॉपर सिल्वर से पहले आता है, इसका मतलब मोर एक्टिव होगा AgNO3 सॉल्यूशंस, ठीक है। और AgNO3 जो एक्वस सॉल्यूशन है ये होता है कलरलेस, और अगर आगे रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा? कॉपर नाइट्रेट। इसका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लू। प्लस सिल्वर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डिस्प्लेस हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ? कलर चेंज हुआ, और कलर चेंज इसका मतलब केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे हुई है। समझ में आ गया? इसी तरीके से एक और एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट। रिएक्शन ऑफ जिंक विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। जिंक मेटल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन, तो जिंक मेटल प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन एक्वस, और आपको पता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है? ब्लू होता है। आगे रिएक्शंस करेंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट प्लस ये भी एक्वस फॉर्म में होगा, प्लस क्या बन जाएगा? कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा, और जिंक सल्फेट जो होता है कैसा सॉल्यूशन होता है? कलरलेस सॉल्यूशन होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। इसका मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे क्या हुआ है? कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज उसका मतलब केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस हुए हैं। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम कह सकते हैं यहाँ पे रिएक्शन हुई है किसके साथ? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझाऊं कि अगर ये रिएक्शन इस तरीके से हो, कॉपर प्लस जिंक सल्फेट, और आपसे पूछा जाए ये जो जिंक सल्फेट है कलरलेस सॉल्यूशन, आगे ब्लू कलर का सब्सटेंस बनेगा या नहीं बनेगा? तो आप कहोगे नो रिएक्शंस, नो रिएक्शंस। का रीजन क्यों है? क्योंकि जो मेटल होगा वो ऑलवेज मेटल सॉल्ट से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसलिए आगे रिएक्शन नहीं होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है कि मोर एक्टिव एलिमेंट जो है लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। क्लियर हो गया? तो मेटल क्या होते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो कर सकते हैं। कर समझ में आ गया? तो ये मेटल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शंस। अब चलते हैं नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद वाटर, ठीक है। जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड है, आपको पता है मेटल ऑक्साइड कैसे बनेगा? मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ेगा। तो ये नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारे पास जो
कहती है कि मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, और अगर मेटल ऑक्साइड जो है वो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, इस चीज को समझते हैं। जैसे मान लो मेरे पास कोई भी मेटल ऑक्साइड है, और मेटल ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ, वाटर के साथ, तो क्या बनेगा, आगे बनेगा मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। समझ में आ गया। इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। इस चीज को एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है कि हमारे पास मान लो मेटल ऑक्साइड है सोडियम ऑक्साइड Na2O, और मैं इसको रिएक्शन करवा रहा हूं वाटर के साथ, तो क्या बनना चाहिए, मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल हाइड्रोक्साइड आपको पता है इसमें क्या बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या होगा, मेटल हाइड्रोक्साइड का नाम क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, समझ में आ गया। और रिएक्शंस देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है Al2O3, एल्युमिनियम ऑक्साइड हाइड्रो ऑक्साइड है मेरे पास, और मैं अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शंस करता हूं तो आगे क्या बनेगा, एक तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बनेगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, और रिएक्शंस देखते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है कैल्शियम ऑक्साइड, और कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं मेटल जो ऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड। जो मेटल ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, एसिड के साथ रिएक्शंस करते हैं। और अगर मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनेगा, एक तो बनेगा बेटा उस मेटल का सॉल्ट, ठीक है, और प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर इसमें प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास इस चीज को समझने के लिए जनरल इक्वेशन है, तो मेटल ऑक्साइड जो है किसी भी एसिड के साथ, ठीक है, एसिड कौन सा हो सकता है, HCl, H2SO4, ठीक है, हम एसिड ले सकते हैं कोई भी एसिड। समझ में आया। रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, मेटल सॉल्ट प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर प्रोड्यूस होता है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ कंबाइन होगा तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होते हैं। एक एग्जांपल समझते हैं इस चीज को प्रूव करने के लिए। एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास है पोटाशियम ऑक्साइड K2O, पोटाशियम ऑक्साइड है, और मैंने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और आपको पता है इसमें क्या क्लोरीन है, तो जो सॉल्ट बनेगा क्लोराइड का सॉल्ट बनेगा। ठीक है, तो क्या रिएक्शन होगा, KCl प्लस क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर। तो ये क्या बनेगा, पोटाशियम क्लोराइड
सॉल्ट। इसका मतलब सॉल्ट जो है उसमें जो एक पार्ट किससे आएगा, एसिड का। एसिड में जैसे क्लोराइड है, सल्फेट है, जो भी है उसके हिसाब से सॉल्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये मेटल ऑक्साइड है, वो एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज हो जाता है। और एग्जांपल देखो, मान लो मेरे पास है Na2O सोडियम ऑक्साइड, और मैं अगर इसको रिएक्शन करवा रहा हूँ HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, और अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ अगर रिएक्शंस करवाते हैं तो आपको पता है क्या बनेगा, NaCl प्लस क्या प्रोड्यूस जाएगा, वाटर। समझ में आ गया। तो ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना। समझ में आया। तो इस तरीके से हमें समझ में आया मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके मेटल का सॉल्ट प्लस वाटर रिलीज करता है। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है, कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड हैं जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, हमें उनको यहाँ पे समझना है, और उसको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो इसमें इस सेक्शन को करवाने से पहले मैं आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बता देता हूँ एक बार। तो आपको पता होगा, पहले भी बताया, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का मतलब दीज या दोज ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। दोज ऑक्साइड which react with acid or base both is known as एम्फोटेरिक ऑक्साइड। उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास है जिंक ऑक्साइड। इसी का एग्जाम्पल समझते हैं कि कौन सा एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। पहला एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकता है। पहले मैं आपको एसिड के साथ रिएक्शन करके दिखा रहा हूँ, तो क्या बनेगा, जिंक है तो जिंक क्लोराइड बनेगा, प्लस क्या प्रोड्यूस होगा, वाटर। अगर यही जिंक ऑक्साइड किसी बेस के साथ, बेस का मतलब NaOH, और बेस का क्या नाम होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2 प्लस क्या प्रोड्यूस जाएगा, वाटर प्रोड्यूस जाएगा। इसका मतलब ये मेटल ऑक्साइड जो है एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब ये जो जिंक ऑक्साइड है कैसा ऑक्साइड होगा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। समझ में आएगा। एक और एग्जांपल समझते हैं इसी चीज को क्लियर करने के लिए, वो है एल्युमिनियम ऑक्साइड का एग्जांपल। ठीक है, तो अगला एग्जांपल है एल्युमिनियम ऑक्साइड। एल्युमिनियम ऑक्साइड को पहले मैं आपको रिएक्शन करके दिखाता हूं एसिड के साथ। मान लो मैंने HCl लिया, तो क्या बनेगा, AlCl3। सिंपल सी बात है, एल्युमिनियम क्लोराइड बनेगा और प्लस क्या प्रोड्यूस जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन यही एल्युमिनियम ऑक्साइड अगर बेस के साथ देखें, बेस क्या लोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो क्या बनेगा, सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा, प्लस क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, वाटर प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब ये सॉरी एल्युमिनियम, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट बनेगा NaAlO3, इसे कहते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। और इसका मतलब आपको समझ में आ गया, एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है वो कैसे नेचर का होगा, एम्फोटेरिक नेचर का होता है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ऑक्साइड जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कह सकते हैं। समझ में आया। तो ये था रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विद एसिड।